Hello students, this video is a continuation of chapter number 5, The Brook. This is the part 2 of that poem. As you all know that we have completed the stanza number 1 to stanza number 6 in the last video. In this video we are going to cover up the stanza number 7 to stanza number 13, and this will be the final video for this chapter. In this video, we are going to complete the chapter. So, let's go ahead. This is the poem written by Alfred Lord Tennyson. Okay. So, before starting today's video, we should just go with some quick recap. We all have seen in stanza number 1 that this poem is spoken by Brook. This poem is spoken by Brook. Brook is the speaker of the poem. ये हमने first वाले वीडियो में देख लिया था. So Brook here says in the first stanza that she comes out of the coot hide. Coot यहाँ पे कौन था? एक तरह का बर्ड है जो छिपता है एक जगह पे, जो उसका घर है. उस जगह से ये ब्रुक, ये छोटी सी नदी है, ये बहकर आती है, वहां से निकलती है. वो एक कोना है, एक ऐसा जगह है जिसको हम दूर से देख नहीं पाते. दैट मीन्स यहाँ कहने का मतलब ये था कि जो ब्रुक होता है वो कभी भी हम उसका जो शुरुआत है, उसका जो जहाँ से वो निकल कर आ रहा है उसको हम देख नहीं पाते. ठीक है, बिकॉज वो किसी बहुत ही छिपे हुए कोने से आता है. स्पार्कलिंग एमंग द फर्न्स साइडवाइज इट इज फ्लोइंग डाउन द वैली. ठीक है, वो उसके आसपास जो पत्ते हैं, उसके आसपास जो घास हैं, जो हरे भरे हैं, वो इस पानी के चलते, सनलाइट जो उनके ऊपर पड़ रही है उनके चलते ये चमक रहे हैं. और इसके जो बगल में पौधे हैं वो भी चमक रहे हैं. और ये इसी तरह चमकता हुआ वैली के एंड तक जाता है बहते हुए. इन stanza नंबर 2 वी हैव सीन दैट brook is flowing down the 30 hills through villages and bridges. जो ब्रुक है वो अपनी पूरी जर्नी जो है वो 30 हिल्स को पार करते हुए, बहुत सारे विलेजेस को और ब्रिजेस को पार करते हुए पूरा करता है. ठीक है, stanza नंबर 3 में हमने देखा था कि सी फ्लोज टिल द फिलिप्स फार्म. ये जो ब्रुक है वो फिलिप्स के फार्म तक जब बह कर जाता है, मतलब जो जितने भी विलेजेस को क्रॉस करता है उनमें से फिलिप्स फार्म जो है वो सबसे आखिरी विलेज है. वहां तक वो बह कर जाता है और वहां बहने के बाद में इट गेट्स इनटू द ओवरफ्लोइंग रिवर. वहां पे एक रिवर है जो कि बहुत ही बड़ी रिवर है, उसमें पानी भरे हुए हैं, वो बहुत ही लबालब भरा हुआ है पानी से और वो बह रहा है. और अंतिम में ये ब्रुक वहां जाकर उस नदी में मिल जाता है. We people die, but Brook is never going to die. तो इस स्टैंजा के थ्रू पोएम, और या फिर इस पोएम के थ्रू पोएट जो हैं वो ब्रुक को ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो वी पीपल टेक बर्थ, हमारा जन्म होता है, हम लाइफ जीते हैं और एक समय के बाद हमारा डेथ हो जाता है. लेकिन ये जो ब्रुक है ये हमेशा ऐसा ही बहता रहेगा, ये कभी भी खत्म नहीं होगा. दिस इज वॉट पोएट वॉन्ट्स टू टेल. ठीक है, बिकॉज पोएट यहाँ पे ब्रुक को नेचर से जोड़ रहे हैं एंड ही इज टेलिंग दैट नेचर इज नेवर गोइंग टू डाई, नेचर इज नेवर गोइंग टू बी एंडेड. ओके, stanza number 4 we have seen that Brook says she talks with stones by making a shrill and sharp noise when flowing through them. और जब ये पत्थरों से टकराता है तो ऐसा लगता है कि जो ब्रुक है वो पत्थरों से बात कर रहा है. ठीक है, stanza नंबर 5 and 6 में she says that she keeps flowing through her curvy banks by the field plants till she meets to the river, but she never die as we human dies. In the 6th stanza, the poet again repeated that this brook is not going to die ever, but we humans are going to die. She says that she is flowing through the curvy banks. मतलब इसके जो बैंक होते हैं, इसका जो किनारा होता है वो सीधा नहीं होता,
वो टेढ़ा मेढ़ा होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। ये 6 स्टैंजर्स, ये 6 स्टैंजर्स वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो। ठीक है, इफ यू हैव नॉट सीन दैट वीडियो यू हैव टू गो एंड देन रीवॉच इट। दिस इज जस्ट अ स्मॉल recap so that we can continue with the 7th stanza. So this is the 7th stanza and 8th stanza. Here side by side we will be seeing the meaning of the word that you should know while understanding the poem. So in this poem, in this stanza, what is there to see? I here. Who is I here? As I have said, यहां पे जब भी I रहेगा और क्या रहेगा, मी रहेगा, दैट मीन्स इट इज ब्रोक। ये मैंने बताया था आप लोगों को कि जब कभी भी I और मी वर्ड आप देखोगे, I और मी वर्ड, तो ये कौन रहेगा, ब्रोक रहेगा। दैट मीन्स द स्पीकर, जो बोल रहा है पोएम में। ठीक है, तो हियर I इज द ब्रोक, ब्रोक है यहां पे। ठीक है, द आई विंड अबाउट एंड इन एंड आउट विथ देयर अ ब्लॉसम सेलिंग एंड हियर एंड देयर अ लस्टी ट्राउट एंड हियर एंड देयर अ ग्रिलिंग। ठीक है, हियर यू शुड नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड ट्राउट एंड ग्रिलिंग। दीज आर नथिंग बट अ काइंड ऑफ फिश। ठीक है, बस इतनी याद रखना है। ग्रिलिंग और जो ट्राउट है, ये जो दो वर्ड्स हैं, दिस एंड दिस, दीज आर बेसिकली फिश। ठीक है, तो पॉइंट आप बोलने चाह रहे हैं फिश। ठीक है, ब्लॉसम का मीन्स है फ्लावर्स। ठीक है, ब्लॉसम का मतलब है फ्लावर। एंड सेलिंग मीन्स क्या होता है, तैरना, फ्लोटिंग इन अ डायरेक्शन। किसी डायरेक्शन में आप फ्लोट करते हो पानी के ऊपर, उसको बोलते हैं सेल करना। ठीक है, तो अब समझ में आ गया होगा इस पोएम में कुछ भी नहीं है, इस स्टैंजा में, दैट आई विंड अबाउट एंड इन एंड आउट। ठीक है, मैं विंड्स जो है, जो हवा है, ठीक है, जिस तरीके से आगे बढ़ती है, तैरती रहती है, उसी तरीके से मैं भी आगे बढ़ती रहती हूँ। मतलब ब्रुक बोल रही है। विथ हियर अ ब्लॉसम सेलिंग, मतलब एक जगह पे अगर मेरे ऊपर एक फूल तैर रहा है, तो एक जगह मेरे अंदर यहाँ या वहाँ कहीं भी क्या है, एक ट्राउट मतलब मछली जो है वो तैर रहा है। और हियर एंड देयर अ ग्रेलिंग, मतलब ग्रेलिंग एंड ट्राउट, मतलब इन दोनों लाइंस का मतलब एक ही है। इन दोनों लाइंस का मतलब एक ही है, मछली तैरना। ठीक है, तो ओवरऑल स्टैंजा में क्या बोल रहा है कि आई विंड अबाउट, मतलब यहाँ पे विंड का मतलब है बहना। ठीक है, फ्लो, यहाँ पे फ्लो है, विंड का मतलब फ्लो है। ठीक है, सो आई फ्लो अबाउट इन एंड आउट, मतलब मैं बहती रहती हूँ। ठीक है, और मेरे ऊपर फूल, कहीं पे फूल तैरते रहते हैं, तो कहीं क्या करते हैं, मछलियां तैरती रहती हैं। तो ये है पूरे स्टैंजा का मतलब। एंड हियर एंड देयर अ फोमी फ्लेक अपॉन मी एज आई ट्रेवल विथ मेनी अ सिल्वर वाटरी ब्रेक अबव द गोल्डन ग्रेवल। सो दिस टू लाइन्स वी हैव टू रीड टुगेदर टू मेक अ मीनिंग। अगर हम लोग को अलग अलग पढ़ेंगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं निकल कर आएगा। एंड हियर एंड देयर अ फोमी फ्लेक्स, मतलब कहीं कहीं पे मेरे पानी के ऊपर में फोम होता है। फोम मतलब झाग। जब हम साबुन से किसी चीज, अपने हाथ पे जब हम साबुन को रब करते हैं, सोप को, तो कैसे झाग निकलता है, या सर्फ को जब हम लोग पानी में घोलते हैं तो उसमें से झाग निकलता है। ठीक उसी तरह से कई बार क्या होता है, इस तरह के ब्रुक्स में कभी कभी आप देखे होंगे कि पानी के ऊपर झाग होता है। ठीक है, ऐसा पानी के टकराने से होता है, पत्थरों से। ठीक है, इसी को यहाँ पे बोल रहा है फोमी फ्लेक्स। ठीक, उस झाग को, तो कहीं कहीं पे पानी पे जो झाग हैं वो तैर रहे होते हैं। अपॉन मी एज आई ट्रेवल। ठीक है, तो दोनों का मीनिंग, इस दोनों सेंटेंस का मतलब एक ही है, क्योंकि मतलब इन दोनों को साथ में देखना है। दैट एंड हियर एंड देयर आई फोमी फ्लेक्स अपॉन मी एज आई ट्रेवल, मतलब जो मेरे पानी, मेरे ऊपर में ये जो फोमी है, जो फोम है, ये इधर उधर बहता रहता है। ठीक है, इधर उधर बहता रहता है। विथ मेनी अ सिल्वरी वाटर ब्रेक्स अबव द गोल्डन ग्रेवल। ठीक है, ग्रेवल का मतलब क्या होता है, ग्रेवल मीन्स स्टोन्स, स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ स्टोन्स,
एंड यूज्ड टू मेक रोड्स, ठीक है। और वाटर ब्रेक का मतलब है छोटे छोटे जो गड्ढे होते हैं कभी कभी जमीन की, आपने देखा होगा, उसको बोलते हैं वाटर ब्रेक, उसमें पानी में भर जाती हैं। ठीक उसी तरीके से यहाँ बोल रहा है कि जो यहाँ पे जो नदी के अंदर जो ग्रेवल्स हैं, उस ग्रेवल्स में छोटे छोटे गड्ढे हैं, ठीक है, और उसी की वजह से ये जो वाटर ब्रेक्स हैं वो बन गए हैं, मतलब छोटे छोटे गड्ढे बन गए हैं, उसमें वो पानी भर जाता है। विथ मेनी अ सिल्वरी वाटर ब्रेक्स अबव द गोल्डन ग्रेवल। तो गोल्डन ग्रेवल मतलब यहाँ पे जो ग्रेवल है जो गोल्डन कलर का है, उसमें छोटे छोटे वाटर ब्रेक्स हैं और उन्हीं के साथ वो बहता जा रहा है, आगे बहता जा रहा है, ठीक है। तो हियर व्हाट द ब्रुक इज टेलिंग अबाउट इटसेल्फ और हरसेल्फ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसको आगे देखते हैं। सो इन द स्टैंजा नंबर 9 and 10 we see, and draw them all along and flow to join the brimming river, for men may come and men may go, but I go on forever. Again you can see the same line is used here again, ठीक है। और फिर से जो ब्रुक है वो अगेन रिमाइंड कराती है, फिर से रिमाइंड कराती है कि वो बोलती है कि एंड ड्रॉ देम ऑल, मतलब वो सभी चीज़ें जो हैं जो उनके साथ बह रही हैं, उसके साथ में जैसे कि फ्लावर्स और उसके ऊपर झाग बह रहे हैं, उसकी साथ में कुछ मछलियाँ भी बह रही हैं, ठीक है। तो वो जितनी भी चीज़ें उसके साथ बह रही हैं, जितनी भी मतलब एंड ड्रॉ देम ऑल अलॉन्ग, मतलब उन सभी चीज़ों को एक साथ वो लेकर चली जाती है, ठीक है, और वो जाकर नदी में मिल जाती है, उसी ब्रीमिंग रिवर में जो ओवरफ्लो हो रही है, उसी रिवर में वो ओवरफ्लो हो रही है और उस रिवर में जाके वो मिल जाती है। फिर अगेन दैट इज शी इज रिमाइंडिंग दैट फॉर मैन मे कम एंड मैन मे गो बट आई गो ऑन फॉरएवर। तो इस स्टैंजा में और कुछ है नहीं, वी कैन इजिली अंडरस्टैंड दिस लाइन बिकॉज ये जो स्टैंजा है इसका सिंपल सा मतलब वही है, ठीक है, कि जो ब्रुक है वो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला, वो हमेशा समय के साथ वैसा ही बहते रहेगी, बट जो लोग हैं वो आएंगे और चले जाएंगे, ठीक है। देन द नेक्स्ट स्टैंजा नंबर 10, आई स्टील माई लॉन्स एंड ग्रासी प्लॉट्स, आई स्लाइड बाई हेजल कवर, आई मूव द स्वीट फॉरगेट मी नॉट्स दैट ग्रो फॉर हैप्पी लवर्स। हियर फॉरगेट मी नॉट इज द वर्ड इज अ सिंगल वर्ड, ये कोई 3 वर्ड नहीं है, एक सिंगल वर्ड है। इसका मतलब होता है ये एक तरह का फ्लावर होता है फॉरगेट मी नॉट, ठीक है, इसका नाम है, असल में ये एक तरह का फ्लावर है जिसका नाम है फॉरगेट मी नॉट, ठीक है, जो जनरली एक बहुत ही प्यारा सा फ्लावर होता है, इसलिए इसको हैप्पी लवर्स बोलते हैं, ठीक है। ये जो फ्लावर्स हैं ऐसा माना जाता है कि ये हैप्पी लवर्स के लिए उगता है, ठीक है, ऐसे लोगों के लिए उगता है जो हैप्पी लवर्स होते हैं, उनके लिए ये फ्लावर्स उगता है। और ये बहुत ही स्वीट होता है। स्वीट यहाँ पे मतलब मीठा नहीं है, स्वीट का मतलब यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत होता है देखने में, ठीक है। सो यहाँ पे बोल रहा है कि आई स्टील बाय लॉन्स, स्टील का मतलब यहाँ पे क्या है, मूव, टू मूव साइलेंटली, टू मूव साइलेंट, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, यू कैन सी हियर, टू मूव साइलेंटली और सीक्रेटली, ठीक है। तो ये जो नदी है ना, ये बिना कुछ बोले बस बहती रहती है, किसी से कोई कंप्लेन नहीं करती, किसी से कुछ नहीं बोलती, बस बहती रहती है, ठीक है। ये छोटी सी ब्रुक है, इसलिए यहाँ पे बोल रहा है कि आई स्टील बाय लॉन्स। लॉन मीन्स क्या होता है, लॉन मीन्स यू कैन से ग्राउंड, ठीक है, अगर स्टील एक फील्ड, खाली फील्ड जहाँ पे कोई कुछ नहीं कर रहा, ठीक है, उसको बोलते हैं लॉन। और ग्रासी प्लॉट मतलब ऐसी खेत जैसा ना, ग्रासी प्लॉट मतलब खेत। तो वो क्या है, ये जो ब्रुक है वो क्या करती है, बहुत ही साइलेंटली मूव करती रहती है, कहाँ से, लॉन्स और ग्रासी प्लॉट्स के बीच से, ठीक है। एंड स्लाइड बाय हेजल कवर, ठीक है, और हेजल का मतलब क्या है, ट्री और सर्ब्स, छोटे छोटे झाड़ होते हैं और ट्रीज जो पेड़ होते हैं, उनकी बगल बगल से वो स्लाइड करते हुए बहती रहती है, ठीक है, उनकी बगल बगल से वो स्लाइड करते हुए बहती रहती है। हेजल मीन्स ट्री एंड सर्ब्स। तो देखो इस स्टैंजा को पूरी कंप्लीटली देखो क्या है, आई स्टील बाय लॉन्स एंड ग्रासी प्लॉट्स, मतलब मैं बहुत ही धीरे धीरे साइलेंटली बहती रहती हूँ लॉन्स और ग्रासी प्लॉट्स के बगल से, और मैं स्लाइड करती हूँ, मतलब कि मैं फिर अगेन स्लाइड का मतलब बहना ही है, तो मैं बहती रहती हूँ किसके, ट्रीज और सर्ब्स के बगल बगल से, ठीक है।
आई मूव द स्वीट फॉरगेट मी नॉट्स दैट ग्रो फॉर हैप्पी लवर्स। और मैं अपने साथ साथ, जैसे कि वो पिछले स्टैंजा में हमने पढ़ा था, स्टैंजा नंबर 7 में, कि वो अपने साथ फ्लावर्स को भी बहा कर ले जाती है ना अपने ऊपर, उसके ऊपर फ्लावर फ्लोट कर रहे हैं। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे ब्रुक बोल रही है कि मैं अपने साथ साथ स्वीट फॉरगेट मी नॉट फ्लावर्स जो हैं, ये जो फ्लावर है, इस फ्लावर को मैं क्या करता हूँ अपने साथ में लेकर जाती हूँ। किनके लिए? हैप्पी लवर्स के लिए। जो ऐसे लवर्स हैं, जो लोग हैं जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, हमें उनके पास इन फ्लावर्स को लेकर जाती हूँ उनके लिए। ठीक है, तो ये ब्रुक को यहाँ पे एक ये काम करती है। ठीक है, देन नेक्स्ट 11 and 12 stanza. Then it is said that I slip, I slide, I gloom, I glance. ठीक है, तो here slip का मतलब क्या होता है, slide का मतलब क्या होता है? तो these two words are nothing, they are same, दोनों का मीनिंग मतलब सेम है। ठीक है, gloom का मतलब क्या होता है? चमकना, और glance का मतलब देखना। ठीक है, तो ये जो है वो स्लिप करती रहती है, स्लाइड करती रहती है, चमकती रहती है, और वो सबको देखती रहती है जहाँ पे वो बह रही है वहाँ से। ठीक है, एमंग और माई स्कीमिंग सैलोज, एमंग सैलोज मीन्स किनारा। ठीक है, और गैप। ठीक है, और स्कीम मीन्स होता है टू पास लाइटली, जो वो क्या कर रही है, बहती जा रही है ना, पास लाइटली मतलब वही है, बहना ही है। ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए तो ब्रुक के उसी पर्टिकुलर फिनोमेना कि उसके बहने को ही इस पूरे पोएम में डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, शुरू से लेके लास्ट तक। तो अगेन व्हाट इट इज सेड दैट इट इज आई स्लिप, आई स्लाइड, आई ग्लूम, आई ग्लैंस एमंग माई स्कीमिंग सैलोज, आई मेक द नेटेड सनबीम डांस अगेंस्ट माई सैंडी सैलोज। ठीक है, शॉलो मतलब होता है गैप्स, शैलो मतलब होता है हैविंग लिटिल डेप्थ और किनारा। ठीक है, बैंक जो रिवर बैंक होता है उसी को यहाँ बोल रहा है शैलोज। ठीक है, या फिर हैविंग लिटिल डेप्थ, किनारे पर तो गहराई कम होती है ना, तो उसी को बोलते हैं शैलोज। और स्वॉलो क्या होता है? गैप, जो गैप्स होते हैं। ठीक है, तो व्हाट इट इज सेइंग दैट आई स्लिप, आई स्लाइड, आई ग्लूम, आई ग्लैंस। ठीक है, तो ये एक तरह का यहाँ पे ग्लूम, आई ग्लैंस एमंग माई स्कीमिंग शैलोज, आई मेक द नेटेड सनबीम डांस। इसका मतलब क्या है? आई मेक द नेटेड सनबीम डांस, आई मेक द नेटेड सनबीम डांस मीन्स दैट द सनबीम हियर मीन्स सनलाइट। ठीक है, नेटेड मीन्स हियर इज फिल्टर्ड, मतलब फिल्टर हो जाना। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि मेरे से जब कोई सनलाइट जो है वो मेरे ऊपर पड़ती है, सनलाइट जब मेरे ऊपर पड़ती है तो वो फिल्टर हो जाती है, वो साफ हो जाती है। ठीक है, वो फिल्टर हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे सनबीम है, और जब वो सनलाइट मेरे अंदर जाती है, मतलब मेरे से ऊपर से लेकर अंदर जब जाती है, तो ऐसा फील होता है कि जो सनलाइट है वो डांस कर रही है। क्यों? अब बहते हुए पानी में कभी सनलाइट को देखना पड़ने पे वो कैसे हिलती है, तो कैसा लगता है कि चमक रही है। ठीक है, तो दैट इज व्हाट इट इज हियर सेड दैट सनलाइट व्हिच इज फॉलिंग ऑन द ब्रुक इज सीम्स लाइक इट इज डांसिंग। ठीक है, जो सनलाइट जो है वो डांस कर रही है जब वो ब्रुक के ऊपर पड़ती है, ब्रुक के पानी के ऊपर पड़ती है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इट सेड देन अगेंस्ट माई सैंडी शैलोज। और वो डांस कैसे कर रही है? ऐसा लग रहा है कि वो जब जो ब्रुक का जिसका गहराई है, जो सतह है, ठीक है, वहां से उसके जो सैंड है उसके ऊपर में जो बालू है ब्रुक के अंदर, ठीक है, उससे टकराती है वो सनलाइट, और ऐसा लगता है कि वो सनलाइट के साथ में ही वो डांस कर रही है। ठीक है, जो सैंड्स जो हैं वो सनलाइट के साथ में ही डांस कर रही हैं। ठीक है, देन अगेन इट इज सेड अबाउट द साउंड्स, यहाँ पे बोला है आई मर्मर अंडर मून स्टार्स in brambly wilderness, I linger by my shingly bars, I loiter around my creases। ठीक है, तो creases का मतलब है an edible plant like cabbage। ठीक है, loiter means to stand out idly, मतलब बिना कुछ किए बस खड़े रहना, घूमना इधर उधर। ठीक है, तो और शिंगल्स मीन्स द कोर्स ऑफ ग्रेवल, यहाँ पे मतलब वही है स्टोन्स। ठीक है, स्टोन्स के लेकिन एक लेयर।
ठीक है, एक लेयर ऑफ स्टोन्स, जैसे कि आपने देखा होगा समटाइम्स इफ यू हैव गॉन टू एनी ब्रुक और बोल सकते हैं झरना, जब आपको कभी दिखने गया होगा तब देखे होगे कि पानी के नीचे में छोटे छोटे पत्थर या बालू होते हैं। तो जो पत्थर का जो एक लेयर लगातार जो एक चेन बना हुआ रहता है उसी को यहाँ पे शिंगल्स बोला गया है। ठीक है, उसी को शिंगल्स बोला गया है। और लिंगर मीन्स टू लिव। लिंगर का मतलब होता है जिंदा रहना, लिव मतलब टू लिव, सिंपल। ठीक है, लॉइटर का मतलब होता है टू स्टैंड अबाउट आइडली, मतलब कि खड़े रहना, बिना कुछ किए बस खड़े रहना। ठीक है, लिंगर टू लिव। देन ब्रैम्बल, ब्रैम्बल मीन्स होता है थॉर्नी, थॉर्नी मीन्स कांटेदार। ठीक है, ब्रैम्बल मीन्स कांटेदार। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, आई मरमर, मरमर मीन्स, मरमर मीन्स बहुत ही लो टोन में कुछ बोलना, बहुत ही धीरे आवाज में कुछ बोलना, तो मरमर, मरमर अंडर मून स्टार्स। तो वो बोलती है कि मैं जो हूँ, अब रात का समय हो गया, यहाँ पे रात का समय का इमेजरी है। ठीक है, और वो रात के समय का यहाँ पे इमेज दिखाया गया है कि मून और स्टार्स क्या दर्शाते हैं कि यहाँ पे रात हो चुकी है। ठीक है, तो जो ब्रुक है वो दिन में तो ठीक है, रात में भी क्या करती है, ठीक उसी तरीके से बातें करती है सबके साथ में। ठीक है, इन ब्रैम्बली विंडरनेस, ब्रैम्बली मतलब कि जो विंडरनेस मतलब जंगल है, जंगल के बीच में जो कि कांटेदार पेड़ पौधे से घिरी हुई है। ठीक है, और उस कांटेदार पेड़ पौधे के बगल से या फिर उसके बीच से वो जो ब्रुक है वो बहती हुई आगे बढ़ रही है। ठीक है, और वो किसी तरह से वहाँ पे सरवाइव कर रही है, वहाँ पे वो सरवाइव कर रही है, मतलब जी जिंदा है किसी तरीके से वहाँ पे। ठीक है, और अपने किसके थ्रू, अपने सिंगली बार्स के थ्रू, अपने पत्थर के जो जिसके ऊपर वो बह रही है उसके थ्रू। ठीक है, और वो वहाँ पे खड़ी रहती है किसके बीच में, अपने कैबेजेस के बीच में। ठीक है, तो उसे यहाँ पे दिखाया गया है। तो हियर व्हाट इट इज सेड अगेन। ठीक है, नेक्स्ट, सो स्टैंजा नंबर 13, एंड आउट again I curve and flow to join the brimming river. Again the same stanza is repeating here, the same line you can see. ठीक है, और उसका मतलब भी सेम है। फिर क्या करती है, उसके बाद नदी है वो फिर से आगे बढ़ती जाती है उस कर्व, उस फ्लो के थ्रू, और जाके वो कहाँ मिल जाती है, ब्रिमिंग रिवर में मिल जाती है। फॉर मैन मे कम एंड मैन मे गो एंड आई गो ऑन फॉर एवर। अगेन द 13 नंबर स्टैंजा इज कंप्लीटली द सेम। ठीक है, so you can easily understand that stanza number 3, then 6, 4, 5, 6, then 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13. These 4 stanzas are same, okay, in meaning. There is no difference, कोई डिफरेंस नहीं है। और यही 4 स्टैंजा जो है ना, इस पर्टिकुलरली पूरे पोएम का मीनिंग है, पूरे पोएम का थीम है। ठीक है, दैट थीम क्या है पोएम का, पोएम का थीम बेसिकली यही है दैट मैन, फॉर मैन मे गो कम बट मैन मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। आई मीन्स ब्रुक। ठीक है, बस यही ध्यान रखना है इस कंप्लीटली इस पोएम में। बाकी सारे स्टैंजास जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ ब्रुक को डिस्क्राइब करते हैं कि ब्रुक ऐसा होता है, ब्रुक इस तरीके से बहता है। ठीक है, ब्रुक के आसपास क्या होते हैं। ठीक है, इन दिस वे इट इज जस्ट डिस्क्राइब्ड। तो इन दिस वे वी विल बी कंप्लीटिंग द चैप्टर एंड अ वेरी गुड